नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और अपने शहर के खास किसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। और आज इसी कड़ी में वाराणसी के खास शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जो अपने क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक रहे। उसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो अपने प्रतिद्वंदी 9 बार के विधायक उदल जी को इन्होंने शिकस्त दी थी। तो आज मुलाकात कराते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे खास शख्सियत जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी से विधायकी की फिर तैयारी किए हुए हैं। 2022 में लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ते हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चित हैं। तो स्वागत है सर आपका आईपा में। जी धन्यवाद। बात की जाए इस समय चूँकि 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो अगर सबसे पहला सवाल है आपसे कि किन मुद्दों के साथ अपने क्षेत्र में आप जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अभी आपने कहा ना कि 5 बार से विधायक हूँ। 5 बार की विधायकी एक ऐसे तो आएगी नहीं कि आए और केवल हवा में और झूठ बोलकर और जुमलेबाजी करके चुनाव जीत लिया। 5 बार का विधायक मतलब होता है कि पीढ़ी, मतलब एक पूरा का पूरा एक पीढ़ी बीत गई, 2 दशक बीत गए। 2 दशक मतलब है कि जनता में सबसे बड़ी चीज़ है कि अजय राय के नाम का एक विश्वास है, एक क्रेडिबिलिटी है, हमारी क्रेडिबिलिटी है। और वही विश्वसनीयता के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। और उसी विश्वसनीयता तब जागी है जब मैंने लोगों के सुख से दुख से, और मेरा एक जनता पर पिंडरा के लोगों से सीधा मेरा एक जुड़ाव है, घर से लेके घाट तक। ये मैंने स्लोगन दिया है, घर से लेके घाट तक का मेरा रिश्ता है। वो अजय राय का जो विश्वास है वही अजय राय को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करेगा और मजबूती के साथ चुनाव जिताएगा। बात की जाए तो 2017 का जो चुनाव जो था एक भगवामय हो गया था, तो उसमें कुछ चंद कदमों की दूरी से आप विधानसभा में नहीं पहुंच पाए, तो कैसी तैयारियां रहेंगी इस बार? देखिए, पिछली बार भगवामय तो था ही, जो चीज़ें इन्होंने किया झूठ बोलकर। और हम लोगों से ज़्यादा धार्मिक थोड़े ही हैं ये लोग, केवल बड़ी बड़ी बात बोलते हैं। धर्म को ये लोग बेचते हैं, धर्म की मार्केटिंग करते हैं। हम लोग धर्म को अपने दिल से और अपने जो मतलब एक हमारे अंदर भावनाएं हैं, उस भावनाओं के साथ हम लोग अपना भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। रहा की बात कि हमने झूठ बोलकर 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, हम गरीबी मिटा देंगे, हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 22 में। 22 आ तो गया, आज आपकी 3 तारीख है ना 2022। किसान की आमदनी दुगनी हुई या दुगनी घट गई? आम किसान से पूछिए, धान के केंद्र से लेकर सब्जियों के दाम से लेकर पूछिए कि क्या स्थिति है किसानों की। मुझे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं तो पूरे देहात के एरिया से बिलोंग करता हूँ, विधानसभा से और कृषि उद्योग से। निश्चित तौर से किसानों की आमदनी दुगनी घट गई है। तो ये पूरी तरीके से सरकार फेल है। और ये सरकार जो चला रहे हैं, और ये जो चुनाव इन्होंने पिछली बार का जो चुनाव लड़ा, केवल झूठ जुमलेबाजी से लगातार ये चुनाव जीत रहे हैं। अब वो महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी, छोटा व्यापारी देखिए लगातार अब उनके ऊपर भी आज के दिन में पूरा टैक्स लगा दिया, मंडी टैक्स, परेशान है। ये सभी लोग आप समझिए, हम लोग के बाज़ार में जो बड़ा गांव, पिंडरा, बसनी, जितने भी बाज़ार हैं, छोटे व्यापारी हैं। तो वो व्यापारी और सारे लोग इनसे नाराज़ हैं। इस बार निश्चित तौर से परिवर्तन होगा और जनता हमारे साथ खड़ी है। 2009 में लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद उपचुनाव हुआ था, तो हमें जहाँ तक जानकारियाँ हैं बीएसपी से काफ़ी आपके ऊपर दबाव था कि आप बीएसपी में शामिल हो जाएं। उसके बाद आपको बीजेपी में लाने की काफ़ी तैयारी की गई पुनः जो है। तो कितना उतार चढ़ाव देते हैं राजनीति में? उसके साथ साथ एक सवाल और है, आपका एक नारा था उस समय सन ऑफ सॉइल का, जिसमें यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी थे नरेंद्र मोदी जी। तो उस समय सन ऑफ सॉइल के काफ़ी अपने कहा था कि वाराणसी से जो है, चूँकि यहाँ पे मैं लोकल हूँ, लोग दर्द समझ सकता हूँ, आप उनके सामने काफ़ी संघर्ष किए। तो कितना अंतर सर देखते हैं इस समय? देखिए, ऐसा है शैलेंद्र जी, जो धरती पुत्र होगा वो अपनी धरती से जुड़ा होगा, वही ना यहाँ काम करेगा। मैं बनारस की गलियों को जानता हूँ, घाट से लेकर गांव से लेकर। अब मोदी जी को जितना बताया जाएगा, जितना स्क्रिप्ट उनको लिख कर दी जाएगी, उतना वो बोलेंगे। जितने गांव के नाम बताए जाएंगे उतना उनको बोलेंगे। हम लोग तो एक जन जन से वाकिफ़ हैं, यहीं जन्मे हुए हैं और यहीं इसी गंगा मैया की गोद में जन्मा हूँ, इसी गैया मैया की गोद में समा जाना है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे काशी को छोड़कर? और दूसरी बात रह गई कि जो भी चीज़ें इन लोगों ने कहा है, जो भी चीज़ें आई हैं, वो पूरी तरीके से, आप बनारस की स्थिति आप देख लीजिए। बनारस को अभी पूरे के पूरे बनारस से पीने का साफ पानी नहीं है, सीवर की व्यवस्था पूरी तरीके से ख़राब है।
अब देखिए बनारस को चाहिए था साफ़ सुथरा पीने का पानी, अच्छी सीवर की व्यवस्था, साफ़ सुथरी सड़कें गलियाँ, इन्होंने बनारस को जो चाहिए था वो नहीं दिया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो ऐतिहासिक मंदिर थे, हमारे हिस्टोरिकल मंदिर थे, धार्मिक मंदिर थे, उन सब मंदिरों को तोड़कर एक जो है मॉल का स्वरूप दे दिया बाबा विश्वनाथ के दरबार में। और अभी जो भीड़ जुटाई जा रही है, जो दिखाई जा रही है भीड़, ये अलग अलग जगह से ये बाकायदे लोगों को भेजा जा रहा है प्लानिंग के साथ कि जाकर विश्वनाथ धाम में जाकर देखिए भीड़। ये अलग अलग जगह से, अलग अलग ज़िले प्रदेश से लोगों को बाकायदे भाजपा के लोग वो सुनियोजित तरीके से इसको भेजकर यहाँ पर इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बाबा के दरबार की और काशी के लोग जो हैं यहाँ के, वो निश्चित तौर से इससे बहुत ही आहत हैं। जो इन्होंने मॉल बनाया है, जो इन्होंने पिकनिक स्पॉट बना दिया धार्मिक स्थल को, निश्चित तौर से काशी के लोग दुखी हैं और इसका जवाब 2022 में काशी की जनता भरपूर तरीके से देगी। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो बुनकरों के हित में किस प्रकार से आप कार्य करेंगे? चूँकि बनारस जो है बनारसी साड़ी का उद्योग रहा है, चूँकि आप पिंडरा से विधायकी लड़ेंगे तो यहाँ से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुनकरी के क्षेत्र में जुड़े हैं, शहर से हैं, आउटर में भी जुड़े हुए हैं, लूम लगा रखे हैं। तो क्या समस्याएं देखते हैं और कितनी अस्वस्थ हैं इसके लिए? देखिए, बनारस में जितने भी कुटीर उद्योग हैं सब खत्म हो चुके हैं, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो लकड़ी के खिलौने वाले हों, चाहे वो पीतल उद्योग जो यहाँ पर काशीपुरा में था। यहाँ पर बनारस के अंदर तमाम ऐसे छोटी छोटी, आपको बता दें, एक काफ़ी छोटा छोटा एक काम यहाँ बनारस के अंदर होता रहा है, वो सभी चीज़ों को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। कुछ यहाँ पे कास्ट आयरन के काम होते रहे हैं, तो सबको, क्योंकि उसको इन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया। अब केवल बड़ी बड़ी बात, गुजरात के जो बड़े बड़े ठेकेदार आए हैं उनके माध्यम से सारे काम हो रहे हैं। वो जो गुजरात के जो इनके इवेंट मैनेजमेंट वाले लोग आए हैं वही जो बताते हैं उस तरीके से काम हो रहा है। न बुनकरों के ऊपर ध्यान दिया गया, साड़ी वालों पर, न लकड़ी के खिलौने वालों पर ध्यान दिया गया, न पीतल के जो खिलौने और पीतल के जो बर्तन बनाने वाले हैं उनका क्या, इवन ज्वेलरी वाले जो काम है, जो यहाँ की ज्वेलरी बनारस के अंदर अच्छी बनाने वाले यहाँ बड़े कारीगर, उन सब चीज़ों को धीरे 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 ये समाप्त करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। आपको बता दूं, ऐसे काम करने वाले जो लकड़ी के कारीगर हैं, पीतल के कारीगर हैं, जो बुनकर, ये बेचारे आज मजदूरी करने पर बाध्य हैं। वो उनके हाथ में जो हुनर था वो हुनर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ये उन पर कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, निश्चित तौर से जितने भी बनारस ही नहीं, जितने प्रदेश में जितने भी इस तरीके के घर के जो कार्य वाले हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, जो उनके जो उस एरिया वाइज, जैसे बनारस के अंदर यहाँ पर बुनकर से लेकर पीतल के काम से लेकर लकड़ी खिलौने से लेकर तमाम ऐसे छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनको हम बिल्कुल बढ़ावा देंगे, उनको आगे बढ़ेंगे। अन्य ज़िले में भी जैसे जैसे जो चीज़ें हैं, वो कृषि से लेकर किसानों से लेकर जहाँ भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाना होगा, वो सारी चीज़ें उस तरीके से कांग्रेस पार्टी तैयारी करके काम कर रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल जो हैं, खासकर अपना दल की बात की जाए, अब 2 गुट हो गए अपना दल में। भारतीय समाज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की बात की जाए, उसके साथ और भी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, ऐसे तमाम क्षेत्रीय जो दल हैं वो काफ़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस समय संघर्ष करके कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कारण ऐसे है जो कांग्रेस जो है कहीं सीटें, अगर इस बार 2017 की बातें की जाए तो उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अपना दल का था? क्या कमियाँ नज़र आती हैं, क्या सुधार होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, पिछली बार आपने बताया ना कि भगवा में अपना दल ने गठबंधन किया था भाजपा के साथ, भारतीय समाज पार्टी ने गठबंधन किया था भाजपा के साथ, और उसमें मोदी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़ी बड़ी बातें कहीं, तो सब वो सपनों का वो पूरा खेल है। ज़मीन पर आप देखिए, बीच में ओम प्रकाश राजभर छोड़ के भाग गए कि नहीं भाग गए? मंत्रिमंडल में मंत्री रहते हुए छोड़कर भाग गए, क्यों भागना पड़ा उनको? आज अनुप्रिया पटेल में देखिए, परिवार में विघटन हो गया। कभी आपने सुना है कि बेटी और माँ में कभी झगड़ा हुआ है? हो सकता है पिता से एक बार नाराज़गी हो सकती है बिटिया को, पर माँ से झगड़ा, मैं समझता हूँ ये तो बड़ा ही क्यों न कहीं संदेहास्पद है। माँ और बेटी का झगड़ा नहीं है, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, जो बड़े दिमाग वाले लोग हैं, इसमें भी इन लोगों ने अपना दिमाग लगा के माँ और बेटी में भी झगड़ा पैदा करा दिया, जिसका ये फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। पर इसको समझना चाहिए, माँ को भी समझना चाहिए, बेटी को समझना चाहिए, और उनके जो वोटर हैं उनको समझना चाहिए कि ये किस तरीके से बेवकूफ़ बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट ले रहे हैं। ये पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार आप देखिए, जैसे बसपा है, बसपा का देखिए पूरी तरीके से जनाधार, ये नहीं मैं कह रहा हूँ जनाधार पर, बसपा का जनाधार पूरी तरीके से आज एकदम चुप है। बसपा पूरी तरीके से एकदम बैठ गई है, और ये बसपा का कमज़ोर होना, ये निश्चित तौर से ये दिख रहा है
कि जो कांग्रेस का वोट छिटक कर गया था बसपा के साथ, वो कांग्रेस के साथ पुनः फिर वापसी की तैयारी में है और कांग्रेस के साथ आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय दल इस बार काफ़ी कम है कि जो कांग्रेस का वोट छिटक कर गया था बसपा के साथ, वो कांग्रेस के साथ पुनः फिर वापसी की तैयारी में है और कांग्रेस के साथ आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय दल इस बार काफ़ी कमज़ोर होंगे और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि प्रियंका जी लगातार जब से आई हैं, आप देखिए जो भी घटनाएं घटी, आपको बता रहा हूँ उम्भा की जो घटना घटी सोनभद्र में, वो गरीब आदिवासियों के साथ। फिर आप देख लीजिए उन्नाव में जो घटना घटी लड़की के साथ, हाथरस में देखिए फिर वो घटना घटी लड़की के साथ। आप देखिए जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों को रौंदा, एक अब तो आज आ गया, चार्जशीट भी आ गई कि उसमें जो पूरी तरीके से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अजय मिश्रा टेनी का बेटा है जो मुख्य आरोपी हो गया। उसी के लिए लगातार हमारी नेता प्रियंका जी बोल रही हैं कि आप उनको बर्खास्त करिए, क्योंकि जब टेनी ने ये बात बोली थी कि हम 2 मिनट में ठीक कर देंगे, वो वीडियो आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने देखा था, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बढ़ावा दिया, उनके बेटे को बढ़ावा दिया और उस बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे रौंद कर किसानों को हत्या कर दी। किसने उठाया? प्रियंका गांधी ने। क्षेत्रीय दल कहाँ थे? या जो भी दल यहाँ काम करने वाले हैं, सपा, बसपा, अपना दल, भारतीय, कहाँ थे? लोगों ने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? क्यों नहीं इस पर स्टैंड लिया? केवल कांग्रेस पार्टी। और इससे निश्चित तौर से कांग्रेस के प्रति, प्रियंका जी के प्रति लोगों के अंदर एक विश्वास बढ़ा है और कांग्रेस के साथ निश्चित तौर से हर तबका, हर बिरादरी के लोग इस बार देंगे और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। आपके क्षेत्र की अगर समस्या की बात की जाए, मौजूदा विधायक बीजेपी से हैं, तो उसमें अगर क्षेत्र की बात की जाए तो जन समस्याओं में अगर सबसे ज़्यादा बातें आती हैं, किन तरीके की समस्याएं निकल के आ रही हैं इस समय, और किस बेस पे वोट के लिए वहाँ पे मांग करेंगे जनता दरबार में? देखिए, समस्या का समाधान करने वाला जब आदमी जनता के बीच में रहेगा तो निश्चित तौर से समस्याएं तो आती रहती हैं और समस्याओं की चीज़ों को लगा, जैसे सड़क टूटी तो सड़क बनना, वो तो लगातार प्रक्रिया है, टूटेगी, बरसात में फिर बनवाना। जैसे बिजली के तार पुराने हो गए तो उसको नया लगवाना, ट्रांसफार्मर पुराने हो गए उसको नया लगवाना, ये सब एक प्रक्रिया। पर जो व्यक्ति काम करने वाला है वही जनता से नाराज है। तो जनता का इस बार सबसे बड़ा जो कार्य है, जो सबसे बड़ा कार्य है कि वहाँ के विधायक को और पूरी तरीके से बदलना, जनता ने इसको मन बना लिया है कि इसको जब तक नहीं बदलेंगे तब तक मेरे क्षेत्र के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। तो सबसे बड़ा कार्य, विकास कार्य में जो रुकावट है वो वहाँ का वर्तमान विधायक है, उसको ही जनता इस बार बदलने का मन बना चुकी है। विकास की बातें बहुत सी की गई, टीएफसी सेंटर बनाया गया, रिंग रोड बनाई गई, और इनका यहाँ तक कहना था कि जब राजनाथ जी जब यहाँ पे रिंग रोड को पास किए थे उस समय कांग्रेस की जब सरकार थी, लगातार 2 बार यहाँ पे केंद्र में सरकार थी मनमोहन जी की, उसके बाद यहाँ पे विकास कार्य नहीं हो पाया। तो टीएफसी को भी एक काफ़ी बुनकरों के हित में बताया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर आप देख लीजिए, टीएफसी को उठाकर देख लीजिए। टीएफसी में एक भी कार्यक्रम जिसके लिए वो बना, ट्रेड फैसिलिटी सेंटर के नाम से बुनकरों के लिए बनाया गया, बनारस के कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, एक भी उसमें कार्यक्रम हुए या एक भी वर्कशॉप हुआ? उसमें वर्कशॉप किसका होता है? भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह जी आते हैं तो सोशल मीडिया के जितने उनके लोग हैं उनकी वर्कशॉप होती है। मोदी जी आते हैं तो उनके लिए भीड़ जुटाई जाती है, और मुख्यमंत्री आते हैं उनके लिए भीड़ जुटाई जाती है। एक भी जिस काम के लिए वो बना है उस काम के लिए कभी आज तक हुआ ही नहीं। इवन मोहन भागवत उसमें आए थे, संघ चालक, उनका भी कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम वहीं हुआ था, काफ़ी बड़े स्तर पर आरएसएस का कार्यक्रम हुआ था। तो ये पूरी तरीके से इन लोगों ने भगवाकरण करके और टीएफसी का केवल नाम दिया, कुछ नहीं है। अभी आप देखिए रुद्राक्ष बना है, केवल सरकारी विभाग के कार्यक्रम वहाँ हो रहे हैं, कोई प्राइवेट आदमी जा ही नहीं रहा है, लेने ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि वहाँ ठीक व्यवस्था ही नहीं है, सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं। और जो उन्होंने रिंग रोड या जो चीज़ें बनाई हैं वो तो समय की मांग है, जो भी सरकार रहेगी रिंग रोड बनाएगी, अस्पताल बनाएगी, स्कूल बनाएगी। जो अभी भी आधा अधूरा इन्होंने रिंग रोड बनाया, जो आधा अधूरे का केवल उद्घाटन करके चले गए। आप अभी देखेंगे आशापुर से लेकर जो मेन रिंग रोड जाने वाली है, जो गंगा जी के उस पर पुल बनना है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। बस अभी हम लोग 3-4 दिन पहले गाजीपुर की तरफ गए थे, पूरा उसी तरह खाली पड़ा हुआ है। तो ये आधे अधूरे कार्यों का इन्होंने उद्घाटन किया है, और जो किया भी है, जो बनाया है, वो टोटल भाजपा और आरएसएस के काम आ रहा है। यहाँ की जनता और यहाँ के व्यापारियों के काम वो नहीं आ रहा है। एक अंतिम सवाल है, भावनात्मक मुद्दों के साथ वोटिंग होने लगती है, स्थानीय मुद्दे भूल जाते हैं, या स्थानीय मुद्दों के साथ वोटिंग होनी चाहिए? क्या कहेंगे इसमें? वोटिंग किस प्रकार से लोग करें, क्या दे के करें, कैसे करें? देखिए, ऐसा है, वोटिंग का जो कार्य करने का तरीका है, अगर आप लोगों के, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है या जो पार्टी कहती है कि नहीं, मैं उनके विकास की चीज़ों को देखिए।
कि वो आदमी का कार्य करने का तरीका क्या है। भावनात्मक रूप से आप जैसे अभी चुनाव हुए हैं जो भी 2014, 19, 17, आप इस तरीके से अगर वोट करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो पूरी तरीके से वो व्यक्ति समाज से हमेशा कटा रहेगा। जो व्यक्ति जनता से जुड़ा है, जो जनता के सुख दुख का साथी है, वो आपके साथ 24 घंटे में जब भी कोई ज़रूरत होगी आपके साथ खड़ा रहेगा। जैसे मैंने कहा, घर से लेके घाट तक, वो जो व्यक्ति जो काम करने वाला, और जब भावनात्मक रूप से आप किसी को जिता देंगे तो जो वर्तमान की स्थिति है कि कोई विधायक आपसे मिलेगा नहीं, कोई आपके सुख दुख का साथ नहीं देगा। अभी कोरोना का जो पहला दूसरा लॉकडाउन हुआ, आपने देखा कि इनका अपना कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के, अजय शुक्ला नाम का एक कार्यकर्ता प्रहलाद घाट का, चिल्ला चिल्ला के बेचारा उसका जो बहनोई था, साला था या बहनोई था, उसका रिश्तेदार था कोई, चिल्ला चिल्ला के मर गया। ना उसको वेंटिलेटर मिला, ना ऑक्सीजन मिला, अपना इनके परिवार का आदमी। आप सोचिए तो क्या हुआ, जब आप भावनात्मक रूप से वोट करेंगे तो इसी तरीके की चीज़ें आपके साथ आएंगी। आप अपना आप सोचेंगे कि मेरा बहुत नज़दीकी है, पर वो जब भावनात्मक आप देंगे तो आपको कार्यकर्ता ना मानेंगे, ना आपके परिवार का। हाँ, जब आप उसके कार्य के आकलन करके आप उसको वोट देंगे, उसका व्यक्तित्व आकलन करके वोट देंगे, तो निश्चित तौर से वो आपके लिए आधी रात को खड़ा रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी लगाकर आपके साथ खड़ा, क्योंकि जान रहा है कि हमारा एक कार्यकर्ता जा रहा है तो हमारा परिवार जा रहा है, हमारा भाई जा रहा है। अब भावनात्मक जब वोटिंग आप लेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं, ऐसे अजय शुक्ला और फिर इसको हम कोई दूसरा विनय शुक्ला खड़ा कर लेंगे, हम राजेश शुक्ला खड़ा कर लेंगे। ये इस तरीके से इन लोगों की जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की और इनकी जो है, ये इस बार निश्चित तौर से ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आम जनता ने इस बार झेला है कोरोना के पूरे उस दोनों लॉकडाउन में। अपने लोगों ने खोया है, परिवार का, अपना भाई, अपना भतीजा, अपनी माँ, अपनी बेटी को खोया है, अपने छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, अपने माँ बाप को खोया है। वो भूलने वाले लोग नहीं है। उसका पूरा का पूरा प्रभाव 2022 के चुनाव में दिखाई देगा और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ होने वाला है। इस पर आईपा की जो मुहिम है हमारे यहाँ, ये जन जन तक पहुँचने की पहल है और प्रगतिशील राजनीति की बातें करते हैं। क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको मैं बधाई देता हूँ। और आप खूब मजबूती से आम जनता तक, आम लोगों तक, जिसकी बात आम बड़े बड़े चैनल्स और बड़ी चीज़ें नहीं उठा पा रहे, नहीं दिखा पा रहे, उनको आप उठाइए और आम जनता तक जो सच्चाई है समाज की, कि समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो उठाकर आम जनता और आम जो लोग हैं, जो सचमुच जिनको ज़रूरत है, जिनको आवश्यकता है, उनकी चीज़ों को आप उठाकर जनता के बीच में लाइए। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो आप थे हमारे साथ पूर्व विधायक अजय राय जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से पूरे जवाब दिए और 2022 में किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे इसकी इन्होंने रणनीति बताई। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।